So this is a video about how to write a review paper. Now you can see some of my review papers being published into a reputed journal. And today we are going to learn some methodologies about how to write a review paper. Now what is a review paper? Basically आप जितना भी literature पढ़ते हो उसका एक समरी, ताकि आपको मतलब आपके फील्ड में नेक्स्ट जो काम करने वाला आने वाला है उसको डायरेक्टली वो फील्ड के उतने सारे पेपर्स का नॉलेज मिल जाए और आपके रिव्यू पेपर के बाद के जो पेपर है उतने उसको पढ़ने को लगे। और जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पेपर से ही उसको मिल जाए। और अगर उसको लगता है कि ये पेपर कुछ काम का है तो देन ही कैन गो एंड रेफर टू ओनली दैट पेपर इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल पेपर्स। सो overall it's a great contribution where researchers do lot of literature search but then they don't get anything out of it. So a research publication is one of the kind of publication where you summarize the work. Ideally research paper should have been written by the experts जो उस फील्ड में 10-15 साल काम कर चुके हैं, उन्होंने ही रिव्यू पेपर लिखना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि एक्सपर्ट्स को उतना टाइम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट है उस पीएचडी प्रोजेक्ट के या जो भी मास्टर्स थीसिस के, वो बहुत सारे पेपर पढ़ते हैं पर उनका वो सारा नॉलेज जो है वो एक लिटरेचर रिव्यू चैप्टर बन के रह जाता है। तो रिसर्च पब्लिकेशन या रिव्यू पब्लिकेशन जो है वो हमेशा करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ हाउ टू डू अ review paper. So I will just open one of the review papers of mine which got published. It's called review of a smart shoes technologies embedded in shoes. Now it doesn't matter आप कोई भी टॉपिक लो, आपको पहले लिखना होगा कि टॉपिक क्या है, क्लियरली आइडिया, और उसके आगे अ रिव्यू लिख दो या फिर उसके पीछे अ रिव्यू लिख दो या अ सर्वे ऑन, अ समरी ऑन, ऐसा कुछ टाइटल में ही क्लियर कर देना कि दिस इज नॉट अ रिसर्च वर्क बट दिस इज अ रिव्यू पेपर। देन यू राइट योर ऑथर्स नेम, ऑथर ऑर्डर, पहला ऑथर जो है जिसने मेजर काम किया है, फिर अदर ऑथर्स हु हैड सपोर्टेड यू, एंड देन फाइनली सुपरवाइजर। देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है ये रिव्यू पेपर का एंड में होता है, विच इज योर कंट्रीब्यूशन, कि आपने जो समझा है उसका एक समरी लिखना होता है छोटा सा पैराग्राफ में। एब्स्ट्रैक्ट लिखने का जो तरीका है वो हमेशा जैसे मैं बताता हूँ, नेचर समरी पैराग्राफ गूगल कीजिए, आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगा पैराग्राफ, उसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। पर अभी नेचर समरी पैराग्राफ में जो एक रिजल्ट और मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन होता है, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट नेचर समरी पैराग्राफ, यही वो लिंक है। उस पीडीएफ को खोल के उसमें लाइन नंबर 3 और 4 जो होता है वो होता है आपने क्या किया और आपके रिजल्ट्स क्या है, उसको स्किप करना है। रेस्ट ऑल द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम। मतलब एक लाइन जनरल ऑडियंस के लिए, 2 लाइन स्पेसिफिक साइंटिस्ट इन योर फील्ड के लिए, थर्ड लाइन जो है जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए, फिफ्थ लाइन जो है अभी थर्ड, उसके बाद की मेथडोलॉजी रिजल्ट की लाइन नहीं आएगी रिव्यू पेपर में। उसके बाद सोसाइटी को आपने किए हुए रिव्यू का क्या यूज होगा और आपका मेजर फाइंडिंग क्या रहा इतने सारे पेपर पढ़ने के बाद, मतलब रिसर्च गैप क्या थे, ये एक लाइन में समराइज करना है। वो होता है आपके रिव्यू पेपर का एब्स्ट्रैक्ट। So this is what you put in abstract. Abstract can be small or big. But next thing is introduction. So introduction हर पेपर में होता ही है, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन ये सेक्शन रिव्यू पेपर और रिसर्च पेपर दोनों में होते ही है। अब इसके बाद कुछ ऐसे यूनिट्स, हम इसको फैमिली ट्री डायग्राम बोलते हैं। तो इस फैमिली ट्री डायग्राम की हर एक डॉटर एक या मल्टीपल पेपर्स हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पे हर आपको जो पेपर मिल रहा है यू शुड एबल टू क्रिएट अ ब्लॉक आउट ऑफ इट, एंड इफ दे आर टू पेपर्स आर विथ वाइब्रेटिंग मोटर बोथ शुड बिलोंग टू अ सिंगल ब्लॉक। तो पहले आप सब डॉटर ब्लॉक्स पुट अप कर दो। ये फैमिली ट्री आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होता है रिसर्च पेपर में। सो देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग दोज डॉटर्स टू पेरेंट ग्रुप। तो ये माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर बेस्ड स्मार्ट शूज थे। तो वो जरूरी नहीं है आपका जो भी है पेरेंट ग्रुप, और उसमें क्रॉस पेरेंटिंग भी हो सकता है कि वायरलेस भी उसी का पार्ट हो सकता है। तो देयर कुड बी अ सिंगल ट्री डायग्राम with multiple links and patches in between. And then comes the grandfather node which is your electronic circuit based smart shoes या जो भी आपका होगा। तो you have to get information from the paper, what area it belongs to, sub area it belongs to, what major area is belong to, and then your major main concept. Okay, so it's like great grandfather, and then you have your parents and then the daughters nodes। तो इस तरह से ये ट्री डायग्राम बना लिया आपने। तो आपने जितने भी पेपर 20-40 से शुरुआत किया है वो सब यहाँ पे एज अ
डॉटर ब्लॉक आएंगे और उनके बीच के कनेक्शन अब कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ इन्होंने स्ट्रेट कनेक्शन बताया, मतलब हमेशा स्ट्रेट होता है ऐसे ज़रूरी नहीं, कभी कभी एक ही डॉटर भी हो सकती है, एक ही मदर हो सकती है, या फिर मल्टीपल फादर हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है ये कनेक्शन पर। ये डायग्राम जो है ये पूरी इस फील्ड की समरी है, तो इसके अलावा कोई स्मार्ट शूज आपको नहीं दिखाई देगा, इतना हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। और फिर नेक्स्ट कम्स ये जो है, ये हर एक डॉटर में से निकाले हुए पेपर के कॉन्सेप्ट डायग्राम से, तो ये डायग्राम फिगर से डायरेक्टली उठा सकते हो आप और उनको साइट कर दो जो यहाँ पे किया हुआ है साइटेशंस, और उनकी परमिशन लेके थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो पूरा रीराइट करके एक सिंगल फॉन्ट में ले आना। आप देखोगे मेरे पूरे पेपर में ये हमेशा टाइम्स न्यू रोमन 18 है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर से मैंने उठाया तो ये अलग अलग दिखेगा। So we did a renaming of the entire thing and did modifications to these original figures. You should not use figures as it is because here आप क्या कर रहे हो, उन्होंने क्या किया ये समझाने के लिए आप वो फिगर दे रहे हो, तो उनकी फिगर may not be the best one, so you might have to redraw or restructure. How to do restructure ये मैंने किसी और वीडियो में how to do PowerPoint में समझाया हुआ है कि restructure कैसे करते हैं इमेजेस को, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए इसके साथ, मेरे ही चैनल पे है वो। तो पावर पॉइंट ग्राफिक डिजाइनिंग करके उसका टाइटल होगा, आई विल पुट दैट इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू नीड टू रीड ड्रॉ द डायग्राम्स, और इसमें ABCD ऐसे जितना ठूस ठूस के भर सको उतने मल्टीपल पेपर का इंफॉर्मेशन भरो, क्योंकि कम से कम डायग्राम में आपको रिव्यू पेपर फिनिश करना होता है। तो यहाँ पे एक तो ये ओरिजिनल डायग्राम है, तो ये तो आपको बनानी ही पड़ेगी। इसको कैसे बनाना है ये भी मैंने हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिखाया है। एकदम ब्लैक में व्हाइट होना चाहिए, क्लीन फॉन्ट्स और क्लियर कनेक्शंस, and everything has to be symmetric. Try to make it as clean as possible. Then these are the diagrams that you get from the papers, but then you do some modifications so that they all look to a single uniform paper. You might change their color themes also, and then you write the captions in your own words. Don't copy paste their captions over here. You are not supposed to copy paste anything in review paper also, though it is a review paper. It is what you summarize कि आपको उस पेपर में से क्या समझा है, ये आप एक या दो लाइन में बस यहाँ पे डालते हो फिगर कैप्शंस में। तो कैप्शन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बट वी कांट हेल्प यू। और फिगर साइटेशन भी होता है कि फिगर 2 शोज दैट, और वो जहां जहां फिगर, जैसे ये माइक्रोपेसर का फिगर 2C में दिखा है जूता, तो उसका एक्सप्लेनेशन जब वी आर एक्सप्लेनिंग माइक्रोपेसर उस वक्त हमको लिखना है। अब मेजर एडवांटेज क्या होता है इस लिटरेचर रिव्यू पेपर में, समरी होती है, रिव्यू समरी होती है, तो इसमें लिटरेचर रिव्यू सेक्शन नहीं होता जो कि आपके रिसर्च पेपर का होता है। तो इसमें आपके डॉटर नोट्स के जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है उससे शुरू कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट शूज, आप देखोगे कि ये सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट शूज ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का था, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट शूज जो है वो उसके अंदर जाएंगे, और उसके अंदर फिर सब सेक्शंस भी होंगे हर एक पोजीशन के, मतलब हर एक पेरेंट के, और उसके अंदर एक एक के 3 3 4 4 शूज भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक लिटरेचर रिव्यू करना है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या करनी होती है आपको, ये वापिस आपका ओरिजिनल कंटेंट आता है जहां पे आप सिर्फ नंबर उन्होंने क्या दिए हैं वो देते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू का। ये चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पेपर में नंबर्स क्या थे। नंबर्स मतलब आप सीधा कोई भी एक PDF खोलो और 0 to 9 सर्च करके देखो, Ctrl+F दबा के उसमें क्या नंबर दिए, तो 0 सर्च करो और फिर 0 कहाँ कहाँ अपीयर होता है वो फाइंड करते जाओ, और जहां भी आपको नंबर्स मिले वो नंबर अगर कोई क्वांटिटी इंडिकेट करता है तो वो क्वांटिटी यहाँ लिखते जाओ। इसके लिए आपको एक्सेल में एक डायगोनल चीज बनानी होती है। सो आई विल जस्ट शो यू सम ऑफ द ways to create that Excel sheet for your literature search. Let me see if I can open anything on that point. So Google Sheet is throwing some error, but basically it's an Excel sheet. Okay, so now it got opened. So basically यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है, उसने कौन सी टेक्निक यूज की वो लिखना है, उसने जो जो नंबर दिए थे वो लिखने हैं, फिर उसका हर एक का पैरामीटर जो जो है वो ऊपर से ऐड होते जाएगा। तो ये शीट बड़ी बड़ी होती जाएगी और ये हमेशा डायगोनल में चलेगी। आप ये समझो कैसे करते हैं इसको। तो आपको लेट से पहला पेपर मिला, तो पहला पेपर था वू एट ऑल। सो यहाँ पे हम वू एट ऑल का
एंट्री करेंगे UETAL फुल स्टॉप। उसने दिया था एक्यूरेसी टू बी 97%, ठीक है। फिर नेक्स्ट था झाओ एटॉल, जो भी रहेगा, ये ज्यादातर चाइनीज ही रहते हैं। फिर झाओ एटॉल ने बोला एक्यूरेसी हो गई मेरी 99% भैया। और उसने बोला कि उसने 200 नेटवर्क स्कैन किए। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्यूरेसी, यहाँ पे इसने एक नया इंफॉर्मेशन दिया नेटवर्क स्कैन, ठीक है। फिर तीसरा आया पेपर बंदा, लेट से यू नेटॉल, जो भी रहेगा। उसने क्या किया भाई, उसने एक्यूरेसी तो दी नहीं, तो ब्लैंक आया। नेटवर्क स्कैन उसने 300 का किया, और इसके अलावा उसने और एक चीज बोली, ट्रांसमिटिंग पावर इन डीबी। तो ट्रांसमिटिंग पावर इन डीबी हमने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 37। तो जैसे जैसे नए पेपर आते जाएंगे वैसे वैसे ये टेबल आपका बढ़ता जाएगा। और ये टेबल का नेचर हमेशा इस तरह से ट्रायंगल में रहेगा। याद करो, तुम्हारे क्वांटिटीज बढ़ते जाएंगे, और आपको इस फील्ड में क्या क्या करना होता है, कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब एक्यूरेसी, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज एक्यूरेसी की जगह एरर दे देते हैं, तो एरर 3%, इसी का मतलब एक्यूरेसी 97% होता है। तो फर्स्ट यू गो ऑन पुटिंग ऑल द टर्म्स एंड देन यू स्टार्ट मर्जिंग दिस कॉलम्स, की भाई एरर रेट अलग कॉलम है और एक्यूरेसी अलग कॉलम है, तो 100 माइनस एरर इज एक्यूरेसी करके यू कैन मर्ज दोस टू कॉलम्स। तो अलग अलग पहले ये नेटवर्क पूरा बना दो। यहाँ पे शुरुआत में मैक्सिमम 40 पेपर्स पे रुक जाते हैं, या फिर ये बढ़ते हुए अगर जेड तक चला जाए, मतलब A to Z 26 कैटेगरीज अगर बन जाए आपके कॉलम्स की, तो रुक जाते हैं। इन दोनों में से जो भी नंबर पहले हिट करेगा उस वक्त आप रुक जाओ, ठीक है। डोंट डू फर्दर लिटरेचर रिव्यू। तो ये वो बाद में उसको थोड़ा रीअरेंज करके इस तरह का टेबल मिलता है। जो जो कॉमन चीजें बहुत बार 10 पेपर ने दे रखी है वो साथ में आ जाती है। तो ये होता है आपका अनदर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अदर देन योर फैमिली ट्री डायग्राम। देन कम्स मेन लिटरेचर रिव्यू। सो मेन लिटरेचर रिव्यू का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें क्या करते हैं आप, मेथड लिख देते हैं, ये बहुत सारे ऑथर्स के, उन्होंने थीम कौन सा यूज किया वो, फिर उसका मेथोडोलॉजी इन जस्ट 2-3 सेंटेंसेस और वर्ड्स यू कैन से, एंड देयर फाइंडिंग्स। यहाँ फाइंडिंग्स में आप ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने क्या मिस किया, पर मोस्टली ये सब एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना होता है, एंड इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देना है। उसके बाद डिस्कशन सेक्शन आता है, तो इसमें रिजल्ट्स करके कुछ नहीं होता, ये अलग अलग सेक्शंस जो है वो हर एक रिव्यू पेपर के अलग अलग बनते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सेक्शंस कैसे बन रहे हैं। फिर आते हैं आपका खुद का एरिया, मतलब कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप पूरा खुद से लिखते हो। डिस्कशंस और गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग द स्मार्ट शूज, इस तरह से कुछ आपके खुद के कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शुरू होते हैं। एंड वंस यू डू दैट देन यू फाइनली कंक्लूड योर पेपर, यू कैन राइट समरी, एंड देन योर रेफरेंसेस स्टार्ट्स। रेफरेंसेस जनरली देखोगे आप तो ये लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे। टिपिकली रेफरेंस पेपर मतलब लिटरेचर रिव्यू पेपर का साइज 8 डबल साइडेड कॉलम हो सकता है, 11 सिंगल साइडेड कॉलम हो सकता है, ये मिनिमम साइज है रिव्यू पेपर का, मतलब बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 5 फिगर चाहिए, 5 फिगर जिसमें ABCD मिला के टोटल 20 फिगर होंगे, तो 4 × 5 20 फिगर। रिव्यू पेपर में मिनिमम 35 पेपर्स का रिव्यू चाहिए नंबर के हिसाब से, और टिपिकल नंबर जो है वो 98 कंसीडर किया जाता है। आई डोंट नो व्हाई दैट रैंडम नंबर, बट 98 पेपर्स आपके साइटेशन में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे 98 पेपर पढ़ते हो, 98 पेपर साइटेशन टर्म्स में आते हैं। तो कुछ कुछ आप देखोगे कि आपके इंट्रोडक्शन में भी कुछ आप लिख देते हो, वहां भी साइटेशन जाता है, तो वो सब मिला के, जैसे एमआरआई क्या होता है जैसे इसमें बताया गया है, तो ये साइटेशन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये साइटेशन का रिव्यू भी है, ये 1 नंबर के पेपर का हमने रिव्यू भी किया है। रिव्यू में एक चीज याद रखो, आज 2021 चल रहा है, तो 2021 में पब्लिश हुए पेपर, 20 में पब्लिश हुए पेपर और 19 में पब्लिश हुए पेपर, इनकी संख्या 80% होनी चाहिए। याद रखो 80% लास्ट 3 इयर्स के पेपर के, क्योंकि जरूर इस तरह का रिव्यू पिछले 2-3 साल में किसी और ने भी लिखा होगा, तो हाउ योर पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज योर रिव्यू पेपर इज हैविंग एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स डेटा। तो आपके 100 पेपर है तो उसमें से 80 पेपर पिछले 3 साल के हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर पिछले 3 साल में 80 पेपर पब्लिश ही नहीं हुए तो यू आर वर्किंग इन अ नीश फील्ड, तो उस केस में जो भी नंबर ऑफ पेपर्स है उसका 80% ट्राई टू कीप देम इनटू लास्ट 3 इयर्स। some cases you might go to last 10 years also, some cases, I'm not saying that,
बट अदरवाइज आपका रिव्यू पेपर एक्सेप्ट नहीं होने वाला. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योर रिव्यू पेपर थ्रू. और अगर वो नीश एरिया में तो आराम से पब्लिश हो सकता है, पर अगर कॉमन है तो ज़्यादा पब्लिश होने के चांसेस नहीं है. फिर उसमें आप छोटे छोटे टेबल भी दे सकते हो इस तरह से. अभी ये एमआरआई के रिलेटेड है तो उन्होंने अलग अलग बॉडी पार्ट के हिसाब से एक्यूरेसी और रेफरेंसेस. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. रिव्यू पेपर का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसी तरह से लिटरेचर रिव्यू पेपर लिखते हैं. रिव्यू पेपर में सब पास्ट टेंस में होता है, कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखते. सब कुछ हो चुका है ऐसे मत लिखना कभी भी. देयर पेपर स्टेट्स दैट. पेपर ये वर्ड बहुत गंदा है. हाँ, आप यूज करना हमेशा इन द वर्क दैट दे हैव डन. नेवर साइट अ रिव्यू पेपर इन रिव्यू पेपर. यू कैन यूज इट. मतलब साइट मतलब पूरा उनका वर्क मत लिखो. उस केस में उनको लिखना है देयर मैन्युस्क्रिप्ट स्टेट्स दैट और देयर रिव्यू स्टेट्स दैट. नेवर राइट देयर पेपर स्टेट्स दैट. सो ये एक जरूरी चीज याद रखनी है आपको. पॉसिबली जितने भी ओरिजिनल रिसर्च पेपर है उन्हीं का रिव्यू करो. रिव्यू से रिव्यू बनाने मतलब आप पोली के ऊपर कुछ थोड़ा सा पैकेजिंग करके वापस उसको रोटी करके भेज रहे हो, मतलब इस तरह का कुछ चीज होता है. तो रिव्यू से रिव्यू मत लिखना. रिव्यू रेफर कर सकते हो. रिव्यू में जो पेपर उन्होंने दिए वो खोल के उसमें से कुछ चीजें उठा सकते हो, पर रिव्यू से रिव्यू मत करना. याद रखना ओरिजिनल रिसर्च से ही रिव्यू पेपर लिखना. और लेटेस्ट पेपर पे अगर लिखोगे, जैसे इसमें लिखा है एडवांटेजेस ऑफ न्यू. अभी सीटी कोविड नया चीज आया है जो पहले के रिव्यू पेपर में नहीं होगा. तो इस तरह से कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अगर नहीं दिखता लोगों को तो रिव्यू पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा. सजेशंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस वगैरह ये बहुत जरूरी चीज है. अगर ये पेपर में खुद का समरी, जैसे आपने देखा, आपको पता है कि आप इसमें अभी प्रोजेक्ट करने वाले हो, तो आपको बेसिकली क्या क्या फॉल्ट मिले, हाँ, उसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप्स. रिसर्च गैप सजेशंस ये इस पेपर में आने चाहिए. रिसर्च गैप अगर आपको खुद से मन से लिखने तो बी केयरफुल. जनरली आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो उस पेपर के लिटरेचर रिव्यू में इसके पहले वाले पेपर के प्रॉब्लम्स लिखे रहते हैं. तो अगर आप वहां से कुछ उठाते हो तो वो ज्यादा रिलायबल है, रादर देन आपको ऐसे लगता है कि ये रिसर्च गैप है. दैट इज नॉट करेक्ट वे टू फाइंड अ रिसर्च गैप. रिसर्च गैप हैज टू बी मेंशन्ड बाय समवन, and if you are going to be mentioning that research gap you have to be extremely sure about it. आप ऐसे नहीं लिख सकते कि स्मार्ट शूज में 80% के ऊपर कोई एक्यूरेसी नहीं है. हाँ, यू हैव डन हंड्रेड्स ऑफ स्मार्ट शूज, रेड इट प्रॉपरली एंड यू नो दैट मैक्सिमम एक्यूरेसी इज 78%, देन यू राइट सच स्टेटमेंट्स. एंड सजेशंस में लोगों ने क्या क्या मिस आउट किया ये आपका खुद का ओपिनियन है, तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे. आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए. हाँ, मतलब आपका नॉलेज बेस तो बन चुका है इस 70-80 पेपर पढ़ने के बाद. तो यू आर नाउ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. हाँ, हम जो बोलते हैं ना रिव्यू पेपर एक्सपर्ट नहीं लिखना चाहिए, उल्टा भी होता है. बहुत बार रिव्यू पेपर लिखने के बाद आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो. एंड दिस इज हाउ यू शुड राइट अ रिव्यू पेपर. फॉर सैम्पल आई हैव पुट मल्टीपल रिव्यू पेपर्स ऑन माय प्रोफाइल वेबसाइट. सो मैं के प्रोफाइल से आप देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो रिव्यू पेपर्स. आप ये वीडियो देख के भी बना सकते हो. एंड विद दैट आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग.